गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन इन योर होम्स। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो इस सेशन के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स की, जो आपके सीआईटीएस एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के अंदर भी इन शॉर्ट फॉर्म्स का यूज हो सकता है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर प्रिपरेशन के लिए इस सेशन को पूरा देखें और कॉपी पेन उठा लें, ताकि ताकि आप ज्यादा अच्छे से इन चीजों को याद रख पाए, इन शॉर्ट फॉर्म को अच्छे से याद रख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सेशन के अंदर हम जो शॉर्ट फॉर्म्स है या शॉर्ट टर्म्स हम कौन कौन सी देखेंगे, जो मिनिस्ट्रीज है हमारी, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, प्राइवेट काउंसिल, डिपार्टमेंट्स, कमेटीज, जो ट्रेनिंग स्कीम चलाई जा रही है डीजीटी के द्वारा, क्योंकि हमारे जितना भी रिलेट करता है डीजीटी या मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप रिलेट करता है, तो इनकी जितनी भी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म्स हैं वो हम सब देखेंगे। देन उसके बाद एग्जाम्स, इंस्टीट्यूट, सर्टिफिकेट, सब्जेक्ट, ट्रेनिंग मैथोलॉजी की जो शॉर्ट टर्म्स है वो कौन कौन से हैं, और जो डीजीटी की ऑफिसर्स हैं, लाइक जो हमारे वोकेशनल इंस्ट्रक्टर हैं, ग्रुप इंस्ट्रक्टर हैं, इनकी शॉर्ट फुल फॉर्म क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, ये सब हम जानेंगे। और जो बहुत मोस्ट पॉपुलर ट्रेड्स हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म क्या है वो भी हम इस सेशन के अंदर जानेंगे। तो इसके अंदर हम इनके साथ साथ जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जानेंगे, कैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कब बनी, एनसीवीटी कब बनी, एनसीवीटी जब बनी तो उसका नाम क्या था, अब एनसीवीटी का नाम क्या है, एनसीवीटी को किसके साथ मर्ज किया गया, कब उसको मर्ज किया गया। तो ये सब चीजें हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। हो सकता है सेशन थोड़ा लंबा हो, क्योंकि अराउंड 120 फुल फॉर्म्स मैं सेशन में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आराम से बैठिए और जितना भी मैं बताता जा रहा हूँ सबको लिखते जाइए, ताकि आप अच्छे से उनको याद कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सचिन सैनी, और आप मुझे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो हैशटैग स्किल मास्टर को सर्च करते हुए। जितनी भी मेरी वीडियोज हैं, जितने भी हमारी टीम की वीडियोज है, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी हैशटैग स्किल मास्टर सर्च करने से। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं हमारी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, काउंसिल और कमेटीज की। तो मैंने क्लासिफाई किया है इनको अलग अलग हिस्सों में। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, मिनिस्ट्रीज। तो सबसे पहले जो हमारी है एमएसडीई। तो अगर किसी को पता है एमएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है तो वो आप मुझे लाइव चैट में बताइए, मैं अभी देख रहा हूँ। जी, राइट राइट राइट, बिल्कुल राइट। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसको कब बनाया गया? 9 नवंबर 2014 में। हो सकता है कुछ जगह आपको देखने को मिले कि 2015 में इसको बनाया गया, स्टैब्लिश किया गया। तो ऐसा नहीं है, वो सब रॉन्ग है। जिनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उनसे जानकारी मिली है कि जो एमएसडी है उसको 2014 में बनाया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारे पास ML&E। ML&E का फुल फॉर्म क्या होगी? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। जो अभी हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको पहले कहा जाता था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अब वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को 2014 में बनाया गया। ठीक है, जितना भी कारोबार था वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड, वो सभी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को दे दिया गया। अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट क्या करती है? जो लेबर रिलेटेड वर्क है सिर्फ वो करती है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। लेकिन जब इस मिनिस्ट्री को बनाया गया, यानी कि जब डीजीटी को बनाया गया, वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट की गई, तब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का नाम क्या था? तब था, शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, ML&W। इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड वेलफेयर। तो अब इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये चीज भी याद रखनी है, साथ साथ नोट करते जाइए आप। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, MHRD की फुल फॉर्म क्या होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अभी। जी, MHRD की फुल फॉर्म क्या होगी? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका काम क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फॉरमली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इज रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया। अब पहले मिनिस्ट्री का क्या नाम था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो साफ पता चल रहा है कि आप जितने भी एजुकेशन रिलेटेड काम है कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अभी आपने न्यूज सुनी होगी कि 15 अगस्त तक कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं खुलने वाले। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने उसकी अनाउंसमेंट की थी? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
अब जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। ओके, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना। एज ए इंस्ट्रक्टर, सिर्फ ये फुल फॉर्म्स मैं आपको आपके सीआईटीएस एग्जाम के लिए नहीं बता रहा। एज ए इंस्ट्रक्टर आपको जब चले जाओगे ये सब चीजें पता होनी चाहिए। आपकी जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो ना, उस फील्ड की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये चीजें आपने बहुत ध्यान से देखना इनको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, साथ के साथ इनको नोट करते जाइए। अब जीओआई, अब जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मुझे जीओआई की फुल फॉर्म क्या होगी, जल्दी कीजिए। जी बिल्कुल राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मोदी गवर्नमेंट हम कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शॉर्ट फॉर्म है जीओआई। जहां भी आप देखोगे अगर जीओआई लिखा होगा तो वो इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है। ठीक है, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, यूटी की गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया का एक गवर्नमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा डीजीटी, ये आप सभी को पता होना चाहिए और मोस्ट ऑफ को पता भी होगा। जिनको नहीं पता होगा वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें अभी तक ये नहीं पता था। तो बढ़ते हैं आगे। डीजीटी की फुल फॉर्म डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग क्या करता है भाई, पहले मैं बता दूं आपको। डीजीटी एक सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च डिपार्टमेंट है। जितने भी रूल्स कोई बनाता है, जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करता है, वो कौन करता है? डीजीटी करता है। किसके? वोकेशनल एजुकेशन के। आप बात करें सीटीएस की, एवीटीएस की, सीआईटीएस की, एनएसटीआई की, आईटीआई की, इन सबको कौन हैंडल करने वाला है? हमारा डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, डीजीटी। ठीक है, ये याद रखना। अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि डीजीटी ने आईटीआई कब स्टार्ट की थी या फिर सीटीएस स्कीम कब स्टार्ट की थी, तो 1950। नोट कर लीजिए, डीजीटी ने आईटीआई की शुरुआत की थी 1950 के अंदर। तो ये आपने याद रखना है, नोट कीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। निम्मी की फुल फॉर्म क्या है? निम्मी की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्ट्रक्शन मीडिया इंस्टीट्यूट। अब ये निम्मी है क्या? निम्मी किसके बराबर काम करता है, किसके लिए काम करता है, क्यों काम करता है और कैसा काम करता है? तो मैं बताऊं, निम्मी को 1986 में बनाया गया एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह। ऑटोनोमस बॉडी क्या होती है? जो किसी के अंडर नहीं आती, वो सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर आती है, वो काम करती है। निम्मी जो हमारा नेशनल इंस्ट्रक्शन मीडिया इंस्टीट्यूट जो चेन्नई के अंदर है, वो काम किसके लिए करता है? डीजीटी के लिए, लेकिन डीजीटी के अंडर काम नहीं करता। ठीक है, ये याद रखना। जैसे कि हम अगर बात करें, हम सीआईटीएस कोर्स कर रहे हैं, तो सीआईटीएस कोर्स के अंदर हम एक लेवल पे है ना दोनों, तो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ लेकिन आपके अंडर काम नहीं कर रहा, मैं आपके निर्देश नहीं मान रहा, बल्कि आप मुझे कोई काम कहते हो तो बस मैं वो काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो बात थी निम्मी की पोजीशन की। अब निम्मी क्या क्या करता है? पहली बात तो मेनली निम्मी का काम है, जितने भी बुक्स आपकी है, अगर मान लो कोई तमिल के अंदर बुक पब्लिश की है, ठीक है, वो तमिल में है, तेलुगु अवेलेबल है, लेकिन उसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो हमें हिंदी में भी चाहिए। तो निम्मी का काम है कि जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे पंजाबी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, तो इन सब के अंदर इनको जितने मटेरियल्स हैं उनको ट्रांसलेट करना निम्मी का काम है। बुक्स को पब्लिश करना निम्मी का काम है। क्वेश्चन बैंक डेवलप करना निम्मी का काम है। ठीक है, मान लो अगर कोई क्वेश्चन बैंक डेवलप कर रहा है ना निम्मी, तो भारत स्किल पे निम्मी ही अपलोड करवाएगा। तो ये सब काम है निम्मी का। इसको कब बनाया गया? 1986 में। एक ऑटोनोमस बॉडी है, किसी के अंडर काम नहीं करती, लेकिन जो मिनिस्ट्री हमारी, ऑब्वियस सी बात है कि जितनी भी हमारी संस्थाएं चल रही हैं, काउंसिल कमेटी है, वो सभी जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसके अंडर आती हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। निम्मी की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्ट्रक्शन मीडिया इंस्टीट्यूट। काम है इसका बुक पब्लिश करना। अगर कोई बुक पहले से किसी लैंग्वेज में, भले इंग्लिश में है, तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना, तेलुगु में ट्रांसलेट करना, ठीक है, तमिल में ट्रांसलेट करना, ये काम निम्मी का है। साथ ही साथ एडिशनली जो काम कर रही है, अगर सीआईटीएस के अंदर एडमिशन हो रहे हैं या फिर आपके जो आईटी रिलेटेड एडमिशन हो रहे हैं, जैसे आईबीएम के अंदर आपके एडमिशन होते हैं, तो वो भी काम निम्मी का है। एक नेशनल लेवल पे जितने भी एडमिशन होते हैं वो काम सारे निम्मी संभालती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ गया CIMI सिमी। जिसको पता है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए मुझे सिमी की फुल फॉर्म क्या होती है। जी बिल्कुल सही जवाब आपका, सेंट्रल इंस्ट्रक्शन मीडिया इंस्टीट्यूट। जब निम्मी को बनाया गया 1986 में, नोट करो इसको, 1986 में जब बनाया गया तब इसका नाम था सेंट्रल इंस्ट्रक्शन मीडिया इंस्टीट्यूट। लेकिन जब बाद में देखा गया कि ये जो नाम है हमें नेशन वाइड को प्रेजेंट नहीं करता, सेंट्रल तो ऐसा लग रहा था कि ये बस ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए वर्क कर रही है,
ठीक है, या फिर ऐसा कुछ। तो इसलिए इसका नाम चेंज करके नेशनल इंस्ट्रक्शन मीडिया इंस्टीट्यूट कर दिया गया, ताकि नाम से ही पता लगे कि हाँ ये पूरे देश भर के लिए काम कर रही है, भले वो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो। स्टेट गवर्नमेंट लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनके अंदर ट्रांसलेट करना भी निमी का काम है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, क्वेश्चन पक्का आएगा कि सिमी की फुल फॉर्म क्या होती है। आपके 2 नंबर पक्के कीजिए, सेंट्रल इंस्ट्रक्शन मीडिया इंस्टीट्यूट, भले निमी आए ना आए लेकिन सिमी जरूर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एनसीवीटी। ठीक है, ये सभी को पता होगा एनसीवीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अब इसको कब बनाया गया, 1956 में। आईटीआई कब बनाई गई, 1950 में। उसके बाद 6 साल बाद बनाया गया एनसीवीटी। ठीक है, 1956 में। लेकिन जब एनसीवीटी को बनाया गया उसका नाम क्या एनसीवीटी था, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग था? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस नाम को बाद में चेंज किया गया है। पहले इसका नाम था, वो हम आगे देखेंगे क्या था। ठीक है, अभी नोट कीजिए एनसीवीटी कब बना, 1956 में। अब एनसीवीटी का काम क्या है, ये भी एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस नहीं कह सकते, ये ट्रिपरेट बॉडी है, मतलब ये 3 जगह से काम करती है। ये डीजीटी के लिए काम करती है, ये खुद के लिए काम करती है, ये जो हमारे मिनिस्ट्री है उसके लिए काम करती है। ठीक है, ये अपनी बुक के अंदर लिखा हुआ है ये चीज। ठीक है, तो ये तीनों के लिए काम करती है। तो इसका काम क्या है, एग्जाम कंडक्ट करना, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना। सर्टिफिकेट किसको प्रोवाइड करवाना, जो हमारे आईटीआई के स्टूडेंट हैं, सीटीआई के स्टूडेंट्स हैं, और देन जो हमारे एवीटीएस के स्टूडेंट है, सभी को, सभी के एग्जाम लेना, सभी के जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना किसका काम है, हमारा एनसीवीटी का काम है। ठीक है, तो ये याद रखना है। एनसीवीटी कब बनाया गया, 1956 में। अब आप ज्यादा गहराई से जानना चाहते हैं कि एनसीवीटी, निमी, डीजीटी इनके क्या काम है, कैसे बने, तो आप हमारी जो वोकेशनल सिनेरियो इन इंडिया की वीडियो है वो भी देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनसीटीवीटी, अब इसका क्या मतलब हुआ, ये आपने सुना भी नहीं होगा। एनसीटीवीटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड्स। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड्स कौन है, एनसीवीटी, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, जब इसको 1956 में बनाया गया तब इसका नाम था नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड्स। बाद में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। लेकिन मैंने नीचे लिखा हुआ नाउ एनसीवीटी और एनसीवीईटी। अब ये एनसीवीईटी कहां से आया, ये भी हम देखेंगे, क्योंकि अब एनसीवीटी को मर्ज कर दिया गया है किसके साथ, देखेंगे आज। इसको नोट कीजिए, एनसीटीवीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड्स, जो एनसीवीटी का पुराना नाम था। जब उसको बनाया गया तब क्या नाम था, नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गई एससीवीटी की। अब एससीवीटी सबको पता है, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अब इसको किसने सुजेस्ट किया, जो हमारी एनसीवीटी है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ने इसको सुजेस्ट किया कि हर स्टेट की एक काउंसिल बनाई जाए वोकेशनल ट्रेनिंग को लेके, ताकि वो जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करवा सके, स्टेट के अंदर जितनी भी पॉलिसीज है उनको सही तरह से रेगुलेट कर सके। तो ये सब काम के लिए एससीवीटी को बनाया गया। कब किया गया, कब शुरुआत की गई इनकी, 1988 के अंदर। नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है, कब बनाया गया इनको, 1988 के अंदर। एससीवीटी कब बनी, 1988। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एनएसडीए, आप सभी ने सुना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एनएसडीए क्या होता है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। अब ये आपके भारत स्किल सॉरी, अब ये आपके भारत स्किल क्वेश्चन बैंक के अंदर क्वेश्चन भी है। एनएसडीए कब बनाया गया, इस एजेंसी को कब बनाया गया, 2013 के अंदर। याद रखिएगा, 2013 के अंदर। ये किसके अंडर काम करती है, डीजीटी के? जी बिल्कुल नहीं, ये डीजीटी के अंडर काम नहीं करती। नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी का काम है जो डीजीटी रूल्स बना रही है, कोई रूल जारी कर रही है, या फिर कोई किसी भी तरह का कोई कदम उठा रही है डीजीटी, तो उसको रिव्यू करना, उस पर रिसर्च करना, क्या वो आगे के लिए फायदेमंद रहेगा, क्या जो डीजीटी ने फैसले लिए वो सही है। ये किसके लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीधा सीधा मैं कहूँ, मिनिस्ट्री की जगह सीधा कहूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करती है। एक फ्री बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, जिसको 2013 में बनाया गया। जो हमारा डीजीटी है उसकी रूल्स को रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना है, एनएसडीए। नेक्स्ट हमारा एनसीवीईटी, ये क्या है अब,
आपने नहीं सुना होगा ये। तो ये हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, आपको फर्क पता होना चाहिए एजुकेशन और ट्रेनिंग के अंदर फर्क क्या होता है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 1, उसके अंदर आपको बताया गया एजुकेशन और ट्रेनिंग में फर्क क्या होता है। ठीक है, अब ये क्या बना, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, किसको मर्ज करके बनाया गया, एनसीवीटी और एनएसडीए को। कब, 5 दिसंबर 2018। अब जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसने क्या किया, जो एनसीवीटी थी ना, जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा रही थी, एग्जाम करवा रही थी, उसको, और जो डीजीटी के रूल्स थे, जो डीजीटी के रूल्स को रिसर्च कर रही थी एनएसडीए, उन दोनों को मर्ज करके, दोनों को एक बना के 2018 में क्या बना दिया है, एनसीवीईएनटी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। कब बनाया, 2018 में। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि कब बनाया गया, 2018 में। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। किस किस को मर्ज करके बनाया, एनएसडीए एंड एनसीवीटी। तो अगर आप एनसीवीटी का सर्च करोगे तो एनसीवीटी की जगह एनसीवी एंड ईएनटी आपको शो होगा। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट्स हैं जो अंडर बीजेपी है, मैं किसी पार्टिकुलर पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा, बट मैं बताना चाह रहा हूँ, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी काउंसिल्स हैं, उनको मर्ज किया जा रहा है, या तो उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है या फिर उनको मर्ज किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं आपको बताऊं, एनसीवीटी और एनएसडीओ को मिला दिया गया। ठीक है, एनएसडी अपना काम करेगी, रिसर्च करेगी, ठीक है, लेकिन उसको एनसीवीटी में मर्ज कर दिया गया ताकि जो अच्छा इफेक्ट है एजुकेशन में पड़े। साथ के साथ जितने भी ऑफिस हैं, ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की बात करूं मैं सिर्फ एनसी डीजीटी की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी जो जितने भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट, उनको या तो मर्ज कर दिया जा रहा है या फिर उनको क्लोज कर दिया जा रहा है। क्लोज कैसे, कि मान लो एक रीजनल है, उसको बंद कर दिया जा रहा है ताकि जो स्टाफ है वो हमारा कम लगे। ठीक है, कम ऑफिसर्स की भर्ती हो। तो ध्यान में रखिए कि आने वाले समय में जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं 2030 तक बिल्कुल ही आपको नहीं देखने को मिलेगी, मतलब बहुत कम, जहां आपको जरूरी होगा सिर्फ वहीं पे। ठीक है, तो तभी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ज्यादा अपना जो सुझाव दे रही है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ें। ठीक है, आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करें जिससे हमारी जीडीपी बढ़े। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 2030 तक मोस्ट ऑफ द जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब एक चीज और बताऊं कि जो रेलवे है उसका भी प्राइवेटाइजेशन शुरू हो चुका है। 5% प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, उसकी प्रोसेस जारी है। ठीक है, तो ये आपको अपने दिमाग में लेके चलना है कि आपने इन फ्यूचर कैसे कदम उठाने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फुल फॉर्म्स की ओर। नेक्स्ट है हमारी CSTAR-I, CSTRAI। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसकी फुल फॉर्म है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब इसको कब बनाया गया, 1968 के अंदर। ठीक है, कब, किसने बनाया, इसको डीजीटी ने बनाया। ठीक है, ये डीजीटी के अंडर काम करती है। डीजीटी के लिए क्या काम करती है ये, पहले इसके बहुत से काम थे, रिसर्च करना, ठीक है, जो सेंट्रल स्टाफ थे उनको ट्रेनिंग देना, हमारा कैरिकुलम डिजाइन करना, सिलेबस डिजाइन करना, सारा काम कौन करती थी, CSTAR-I करती थी। ठीक है, लेकिन अब मान लो जो बुक्स पब्लिश करना है वो काम निमी करने लग गया। ठीक है, रिसर्च का काम कौन करने लग गया, जो हमारा एनएचडी था वो करने लग गया। ठीक है, अब क्या है, अब सिर्फ CSTAR-I का काम है आपके सिलेबस को डिजाइन करना। जितना भी आपका सिलेबस बनता है ना, अगर आपने सिलेबस डाउनलोड भी करना है, भले वो CITS का हो, CTS का हो, AVTS का हो, किसी का भी हो, वो सिलेबस आपको CSTAR-I की साइट पे मिलेगा, क्योंकि CSTAR-I उसको बनाती है। ठीक है, और उसी वही उसको पब्लिश करती है। कब बनाया गया, 1968 के अंदर। और साथ के साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं या फिर जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग कौन देता है, CSTAR-I, जो कोलकाता में अभी सिचुएटेड है। सिर्फ एक सेंटर है CSTAR-I का कोलकाता के अंदर, तो उनकी ट्रेनिंग भी CSTAR-I देती है। ठीक है, तो इनका काम रिसर्च का था, वो यहाँ से खत्म हो चुका है। इनका काम सिर्फ सिलेबस बनाना और जो सेंट्रल स्टाफ है उनको ट्रेनिंग देना। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, 1968 के अंदर CSTAR-I को बनाया गया। ठीक है, किसके अंडर काम करती है, डीजीटी के अंदर, डीजीटी ने इसको बनाया है। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे NSQF, सभी ने सुना होगा NSQF की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है,
नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कब नोटिफाई किया गया इसको? दिसंबर 2013 के अंदर, ठीक है, दिसंबर 2013 के अंदर। अब एक क्वेश्चन आता है, दिसंबर 2013 में इसको बनाया गया तो किसने इसको नोटिफाई किया? ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको नोटिफाई किया? ये क्वेश्चन आ सकता है और एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है। एनएसक्यूएफ को किसने नोटिफाई किया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, जो हमारा वित्त मंत्रालय है ना, उसने नोटिफाई किया इसको। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों ने अपने अपने सुझाव दिए। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, इसको गैजेट के थ्रू नोटिफाई किया है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इसको नोटिफाई नहीं किया था। नोट कर लीजिए इसको, 2013 में नोटिफाई किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ वित्त मंत्रालय ने इसको नोटिफाई किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एनओएस। एनओएस क्या होता है? नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड। अब ये क्या होता है? अब जो एनएसक्यूएफ की बात करें तो ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। NOS specify the standard of performance, knowledge and understanding of when carrying out a particular activity in the workplace. सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप बिजली का काम कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हो, तो आपको कितनी उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, कितनी उसकी समझ होनी चाहिए, कितना परफॉर्मेंस कर पा रहे हो, कितना उस चीज को प्रैक्टिकल कर पा रहे हो, तो ये कौन डिसाइड करता है? नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से आप जितनी नॉलेज गेन कर पा रहे हो, जितना आपका सिलेबस में है ना, वो एनओएस के हिसाब से आता है सारा, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आई क्यूपी की, ये भी एनएसक्यूएफ से रिलेटेड है। क्यूपी होता है क्वालिफिकेशन पैक, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है क्यूपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, क्वालिफिकेशन पैक। उसके बाद बात करें क्वालिफिकेशन पैक इज अ सेट ऑफ एनओएस अलाइन टू ए जॉब रोल। अब एनओएस को अलाइन करके उन सबको मिला के क्या बनता है? क्वालिफिकेशन पैक बनता है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ज्यादा गहराई में ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब एसएससी, अब ये क्या है? स्किल सेक्टर काउंसिल्स, ये भी एनएसक्यूएफ से रिलेटेड है, ठीक है। द एनओएस आर लेड डाउन बाय एम्प्लॉइज थ्रू देयर एसएससी। स्किल सेक्टर काउंसिल्स, अगर जो काउंसिल्स बनी हुई है ना स्किल सेक्टर्स की, मैं बात करूं प्राइवेट स्किल सेक्टर की, तो वो उनके एम्प्लॉइज जो ये एनओएस है, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड, इनको बनाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड कौन डिसाइड करता है? स्किल सेक्टर काउंसिल्स, ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो ये सब कब होने लगा? एनओएस, क्यूपी, एसएससी 2013 में जब एनएसक्यूएफ को नोटिफाई किया गया, ये उसके बाद सब प्रोसीजर शुरू हुआ, या फिर ये जो काउंसिल बनी है उसके बाद बनी है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब आगे MIS, आप सभी को इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जिसको नहीं पता, ठीक है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपने सुना होगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब आईटीआई में थे आप, तब इस पे आप अपना रिजल्ट चेक किया करते थे, ठीक है। अब क्या है इसका फुल नेम? नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या फिर हम सिंपल कहे MIS पोर्टल, जो ऑनलाइन पोर्टल है ना आईटीआई के लिए, तो उसका फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये आपका पूछा जा सकता है, आईटीआई के अंदर ये आ सकता है, सीटीआई के अंदर आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। किसके अंदर काम करता है ये? एनसीवीईटी के अंदर। अगर मैं बात करूं एनसीवीटी की या एनसीवीईटी की, तो इसके अंडर ये वर्क करता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीएस, एनसीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? जिसको पता है कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल राइट, नेशनल कैरियर सर्विस। अब इसको किसने लॉन्च किया? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया। किसके लिए? ये एक 5 साल का प्रोग्राम था, कैरियर जो सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करवा रहा, ठीक है। जो कैरियर है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना। 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया, ठीक है। ये हमारी फुल फॉर्म में क्यों है? क्योंकि ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओके। आगे बढ़ते हैं। CAS, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये है सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल, ठीक है। इट इज एपेक्स स्टेट्यूटरी बॉडी। अब भैया जितने भी अप्रेंटिसशिप के रिलेटेड जितने भी फैसले हैं ना, वो यही काउंसिल लेती है, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल। इसके फैसले जैसे मान लो कि डीजीटी के फैसले है ना, और ट्रेनिंग से रिलेटेड,
वैसे इस काउंसिल के फैसले हमारे अप्रेंटिसशिप पे लागू होंगे। ये एपेक्स बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो क्या करती है, अप्रेंटिसशिप से जुड़े हुए फैसले लेती है। इसके लिए पूरे देश भर के लिए। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एनआईसी, ठीक है, एनआईसी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अब इसका क्या काम है? अब इसका काम है हमारे जो आईटी रिलेटेड सर्विसेज हैं, जैसे वेबसाइट बनाना किसी भी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी डिपार्टमेंट की वेबसाइट बनाना, उनके अंदर हेल्प करना, ये सब काम हमारा है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का। ठीक है, तो जितने भी आप साइट्स देखोगे ना, उनके अंदर एनआईसी आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि जितने भी आपकी गवर्नमेंट मेल आईडी है, पर्सनली अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो गवर्नमेंट मेल आईडी आप एनआईसी वाली यूज करते हो। ठीक है, या फिर जितने भी मैं बताऊं, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, भले वो स्टेट के हो, यूटीज के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, सभी आईटी रिलेटेड वर्क एनआईसी करता है। ठीक है, या फिर उनकी हेल्प करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ओके, तो आईटी रिलेटेड जितने भी काम है वो कौन करता है? एनआईसी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एनएसक्यूसी, एनएसक्यूसी की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी। तो इसका काम क्या है? ये इसका काम आईटी रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो गलती से लिखा गया। लेकिन इसका काम क्या है? जो हमारा एनएसक्यूएफ है उससे रिलेटेड सारा ये काम करती है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी। अब क्वालिफिकेशन को, ये जो हमारे स्किल सेक्टर थे ना, इनके साथ मिलकर ये काम करते हैं क्वालिफिकेशन बनाने के लिए, कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लेवल 1 के लिए, लेवल 5 के लिए, ये सब डिसाइड करते हैं नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आई एनएचडीसी की। आपने एनएचडी और एनएचडीसी के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। पहली बात, एनएचडीसी को कब बनाया गया? 2008 के अंदर। क्वेश्चन बैंक के अंदर जो हमारा ओल्ड क्वेश्चन बैंक था ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के लिए, उसके अंदर लिखा हुआ था 2009 में इसको बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, 2008 के अंदर इसको बनाया गया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया, ताकि जो हमारी स्किल डेवलपमेंट है, जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन है, उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, कब बनाया गया? 2008 के अंदर। तो काफी काम कर रही है ये अपने देश भर के अंदर, जो एनएचडीसी है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनएचडीसी कब बनाया गया? 2008 के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आईएमसी, आपने इसका कभी नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकती है। भले ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, बट एज ए क्वेश्चन इसको पुट किया जा सकता है कि आईएमसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, अब ये किसके साथ काम करती है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कमेटी के साथ काम करती है। अब जो इंस्टीट्यूट है ना, उनको मैनेज करने के लिए कमेटी बनाई गई है। जितने भी इंस्टीट्यूट है, भले वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, उनको मैनेज करने के लिए इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी का ये काम रहा है। ठीक है, और वो एनएचडीसी के साथ काम करती है। ठीक है, उसके साथ काम करती है, उसके अंडर काम नहीं करती, उसके साथ काम करती है। नोट कीजिए, आईएमसी, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और फुल फॉर्म एचडीआईएस, ये क्या होता है? इसकी है स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम। यहाँ डेवलपमेंट आएगा, फुल फॉर्म मैंने नहीं लिखी आप में। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम, ये स्कीम किसने बनाई? ये बनाई डीजीटी ने, जो हमारी स्किल्स है उसको बढ़ावा देने के लिए। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट आईटीआईज की, तो 500 ऐसी गवर्नमेंट आईटीआईज थी जिनको मॉडल आईटीआईज बनाया जा रहा है। ठीक है, मॉडल आईटीआईज मतलब उनके अंदर बहुत हाई लेवल की जो हमारी एजुकेशन मिलेगी स्टूडेंट को। हाई लेवल की कौन सी एजुकेशन? मैं आपको बताऊं, अगर एनएसक्यूएफ जब आया तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जितने भी हमारी एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है या फॉर्मल एजुकेशन, जो भी हम कहें, एकेडमिक एजुकेशन, उनकी बात करें, उनको हमारा जो बाकी के देश हैं, जैसे हम बात करें यूएसए की, चाइना की, या फिर जो हाईली क्वालिफाइड देश हैं जिनकी बहुत अच्छे स्टैंडर्ड है स्टडी के, ठीक है, एजुकेशन के बहुत अच्छे स्टैंडर्ड है, उन स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए जो इंडिया के अंदर आईटीआईज हैं, सीटीआईज है, उनका लेवल मैच करे वर्ल्ड से, इसलिए 500 मॉडल आईटीआईज बनाई जा रही है। ठीक है,
तो 100 आईटीआई जो थी वो डीजीटी ने अपने पैसे से बनाई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 500 बनाई जा रही है, 100 डीजीटी ने अपने पैसे से बनाई, 400 आईटीआई का पैसा कहां से आया? वर्ल्ड बैंक से। ये बिल्कुल पुख्ता जानकारी है, डीजीटी ने अपनी वेबसाइट पे दी, आप चेक कर सकते हो। 400 आईटीआई को मॉडल आईटीआई बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक का पैसा यूज किया जा रहा है। इतना पैसा मतलब हद से ज्यादा, इतना ज्यादा पैसा इसके अंदर कंजम्प्ट हो रहा है कि सिर्फ 100 आईटीआई ही मॉडल आईटीआई बना पाई डीजीटी अपने बेस पे, 400 आईटीआई के लिए वर्ल्ड बैंक की हेल्प लेनी पड़ी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम किसने बनाई? डीजीटी ने। किस लिए? जो हमारी आईटीआई है उनका जो लेवल है उसको इंक्रीज करने के लिए, उनको मॉडल आईटीआई बनाने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पैसा सिर्फ इंडिया से नहीं, बाहर से भी आ रहा है आईटीआई को उनका लेवल इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो आप अब ये नहीं कहेंगे कि हमारी आईटीआई कर ली कि आईटीआई में कुछ नहीं होता, ठीक है। आईटीआई का लेवल बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जा रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन के अंदर, स्किल के अंदर, हमारा लेवल बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है और ये अपने स्टूडेंट्स को भी बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएमकेवाई, ये आप सबने सुना होगा, आपके जो गांव है, आपके शहर है, उसके अंदर भी ये सेंटर्स खुले होंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसने इसको शुरू किया, ठीक है। इसका इन्वॉल्वमेंट डिजिटल से नहीं है, लेकिन जो हमारे मिनिस्ट्री है स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसने इसको शुरू किया। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, आप सभी को पता ही होगी लगभग जितने भी कोर्सेज इसके अंदर करवाए जाते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जो डीजीटी का नोटिफिकेशन आया था कुछ महीने पहले, नोटिफिकेशन आया था कि ये जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं 6 मंथ वाले, इनके अंदर अगर आपने सीआईटीएस पास किया हुआ है तो आप इनके अंदर इंस्ट्रक्ट कर सकते हो, आप इनके अंदर पढ़ा सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन है, आप आईटीआई की ओर जा सकते हो। अगर बाई चांस आपके पास आईटीआई का ऑप्शन नहीं है तो आप पीएमकेवाई के अंदर भी जा सकते हो, ठीक है। तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है। किसके अंदर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, पीएमकेवीवाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। एनएपीएस, अब ये क्या है? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम। अब इसको कब लॉन्च किया गया? 2016 में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। अब इसमें क्या हुआ कि पहले जो इतनी अप्रेंटिसशिप थी उसकी वैकेंसीज काफी नहीं रहती थी। सिर्फ जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे, सिर्फ कुछ चुनिंदा डिपार्टमेंट्स थे। जैसे अगर मैं बात करूं मेरे ट्रेड ड्राफ्टमैन सिविल की, तो उसके अंदर सिर्फ हमारे थे इरिगेशन डिपार्टमेंट या फिर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, और उसमें भी बहुत ज्यादा लिमिटेड सीट्स रहते थे, ठीक है। मैं एग्जांपल की तरह आपको बता रहा हूँ, उसमें लिमिटेड सीट्स रहते थे। लेकिन जब 2016 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, तब क्या किया गया? जितने भी अंडर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी अंडर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, भले प्राइवेट सेंटर्स हैं, भले वो कंप्यूटर सेंटर से क्यों ना हो, या फिर अगर मैं बात करूं ब्यूटी पार्लर्स की, ठीक है, वो भी अगर गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है तो उनके लिए कंपलसरी है कि 10% अपने स्टाफ का वो अप्रेंटिसशिप रखें। जैसे मान लो अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर 100 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो कम से कम 10 उनको अपने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप रखने ही पड़ेंगे हर साल। वो आप उन सीट्स को वैकेंट नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये स्कीम के अंदर था। और अभी काफी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। जो वेजेस थी, जो पैसे थे, वो बढ़ा दिए गए हैं। कुछ उसमें चेंजेस लाया गया है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर, इन सब के लिए वेजेस कम ज्यादा किए गए हैं। तो आप जो डीजीटी की नोटिफिकेशन उनको चेक कर सकते हो, ओके। ये स्कीम इसीलिए थी ताकि जो अप्रेंटिसशिप है उसको बढ़ावा दिया जा सके। हर गवर्नमेंट, प्राइवेट, जो अंडर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, उनको कहा जा सके कि आप अप्रेंटिसशिप पे बच्चे रखें, उनको ट्रेनिंग दें और खुद भी उनको काम करवाएं, काम सिखाएं, ये सब, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। VTIP, आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, मैं आपको बता दूं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, टू अपग्रेड ITI थ्रू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज बाय डीजीटी। अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्कीम्स शुरू की थी डीजीटी ने मॉडल ITI बनाने की, तो उसके लिए भी ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। जो घरेलू हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है, जैसे वर्ल्ड बैंक के रिसोर्सेज हैं, उनको यूज करके मॉडल ITI बनाई जाए। उस स्कीम के अंदर ये प्रोजेक्ट
काम कर रहा है। ओके, वोकेशनल ट्रेनिंग इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। VTIP हो सकता है कि अभी 1 साल 2 साल के लिए आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है, आने वाले 2 साल में 3 साल में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इन सभी जो मैंने टर्म्स आपको बताई, शॉर्ट कीज आपको बताई, शॉर्ट फॉर्म्स आपको बताई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने बताया वोकेशनल एजुकेशन को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है इंडिया के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये याद रखना है, VTIP वोकेशनल ट्रेनिंग इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट किसने बनाया? DGT ने। ये क्वेश्चन हो सकता है, किसने बनाया VTIP को? प्रोजेक्ट किसने शुरू किया? DGT ने। मिनिस्ट्री ने नहीं किया, DGT ने शुरू किया। ओके, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करें RDAT की। RDAT क्या होता है? ये होते हैं हमारे डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। लेकिन अब बात करूं, ये जो पहले थे कि कुछ ही मतलब RDAT थे हमारे पास, कुछ ही डायरेक्टर ऐसे थे जो काम करते थे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। जैसे मैं अब बात करूं RDAT चेन्नई की, RDAT लुधियाना की, RDAT चंडीगढ़ की, तो मतलब कुछ गिने चुने ही RDAT थे। तो जब 2016 में स्कीम बनाई गई, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम, तो उसके बाद क्या किया गया, हर स्टेट के लिए अलग से एक रीजनल डायरेक्टर बना दिया गया अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, हर स्टेट के लिए अलग अलग। तो वो डायरेक्टर क्या होगा, जितने भी NSTIs हैं, जितने भी अप्रेंटिसशिप्स हैं, उनको हैंडल करेगा पूरे स्टेट के लिए या फिर एक पूरे रीजन के लिए मैं बात करूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, अगर हमारे रीजनल डायरेक्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के डायरेक्टर हैं NST चेन्नई के अंदर, तो कोलकाता सॉरी जो तमिलनाडु के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उनको वो हैंडल करेंगे। ठीक है, अप्रेंटिसशिप के लिए भी, ट्रेनिंग के लिए भी वो जिम्मेवार है उसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा एक स्टेट का डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, लेकिन पहले इनका नाम था रीजनल डायरेक्टर फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये रीजनल कैसे था कि कुछ स्टेट्स को मिला के इनका एक डायरेक्टर बनता था, लेकिन अभी हर स्टेट के लिए अलग से डायरेक्टर बना दिया गया है। ओके, RDAT इसकी फुल फॉर्म क्या है? रीजनल डायरेक्टर फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। आई थिंक ये कॉपी हो चुका है, डबल आ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं RDSDA की, जो करंट में हमारे डायरेक्टर है, रीजनल डायरेक्टोरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, एंटरप्रेन्योरशिप को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, भले स्टेट गवर्नमेंट्स की भी बात करें। तो इनके लिए हर एक स्टेट के अंदर, हर एक यूटी के लिए अलग अलग हमारे डायरेक्टर को पदोन्नत किया गया। ठीक है, अलग अलग पोस्ट बनाया गया, रीजनल डायरेक्टोरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, RDSDE करंट में काम कर रहे हैं। ओके, अब ये तो थी बात हमारे डिपार्टमेंट्स की, काउंसिल की, कमेटीज की, या फिर जो पोस्ट थे कुछ इंपॉर्टेंट उनकी बात थी। अगर इनमें अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, कुछ पता ना चला हो, किसी में कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं अभी उसका जवाब दूंगा सेशन के एंड के अंदर। और साथ ही साथ अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए, मैं अलग से इसका कल सुबह एक सेशन कंडक्ट करूंगा ताकि जो कुछ डाउट्स है वो क्लियर किए जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे ट्रेनिंग स्कीम्स की। DGT के द्वारा कौन कौन सी ट्रेनिंग स्कीम चलाई जा रही है, उनकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, एग्जाम्स कौन कौन से हैं, हमारे इंस्टीट्यूट, सर्टिफिकेट्स, इन सब की फुल फॉर्म जानेंगे, उनके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे CTS, सभी को पता होगा, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। कब बनाया गया, कब ITH को शुरू किया? 1950 के अंदर। लेकिन इसके अंदर एक याद रखनी है आपने एक चीज, जो CITS के अंदर क्या होता है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, लेकिन CTS के अंदर क्राफ्ट्समैन आएगा। ठीक है, क्राफ्ट्समैन आएगा। तो इस ये चीज आपने ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस आपके आते हैं, इसी में बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम कर देते हैं सिंपल। तो CTS के अंदर आएगा क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। कब बनाया गया? 1950 में ITH को शुरू किया गया, किसके द्वारा? DGT के द्वारा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं CITS की, जो अभी आप स्टूडेंट्स कोर्स कर रहे हैं, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम फॉर जितने भी ट्रेनर्स हैं, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए CITS स्कीम शुरू की गई DGT के द्वारा। ओके, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आपसे कि कब इनको शुरू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं AVTS की। एक और स्कीम है जो DGT ने चलाई 1977 के अंदर, वो है एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम। इसके अंदर काफी कोर्सेज है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज में है। अब किसके लिए बनाई गई है? जो हमारे इंडस्ट्री में ऑलरेडी वर्कर काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर IT रिलेटेड कोई एम्प्लॉइज हैं,
उनको एक एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए, उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम शुरू की गई। अब कुछ गिने चुने कॉलेजेस हैं जिनके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, तो आप उनकी लिस्ट डीजीटी की साइट पे जाके चेक कर सकते हो। अब कब से काम कर रही है? 1977 से। ठीक है, एवीटीएस कब शुरू किया गया? 1977 के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा एटीसी, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, किसने चलाई है? डीजीटी ने। ठीक है, इसका ये कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई बताया नहीं गया कि कब इसको शुरू किया गया, लेकिन ये स्कीम डीजीटी के द्वारा चलाई जा रही है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ओके, उसके बाद काफी इसके अंदर चेंजेस भी आए हैं, काफी प्रमोशन स्कीम भी आई है, तो इन सब चीजों का आपने ध्यान रखना है। एटीसी की फुल फॉर्म होती है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। अब बात करें हम सीटीआई की, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जब हमारे सीआईटीएस जो कोर्सेज हैं, जो सेंट्रल लेवल के हमारे इंस्टीट्यूट है, उनको जब बनाया गया, उनका नाम क्या था? सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। लेकिन अब बात करें हम क्या, जब ये सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये उसी तरह है जैसे पहले नाम था निमी का सिमी नाम था, सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, तो वैसे ही सबको ये लग रहा था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो इसको एक नेशनल लेवल पे शो करने के लिए इनका नाम क्या कर दिया गया? नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म थी सीटीआई की, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब इसका नाम चेंज करके एनएसटीआई कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एटीआई, एडवांस ट्रेनिंग स्कीम्स। अब इसका नाम भी एनएसटीआई कर दिया गया है। ठीक है, 2018 में इन सब नाम्स को चेंज किया गया। 2016 में ऑर्डर कर दिया गया था, लेकिन 2018 से इस पे इफेक्ट आया। जितने भी एटीआई थी, ईपीआई थी, एचआई थी, आरबीटीआई थी, इन सब का नाम क्या कर दिया गया? एनएसटीआई कर दिया गया। ठीक है, तो एटीआई की फुल फॉर्म याद रखनी है, एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ऐसे क्वेश्चन काफी हमारे सीटीआई जो सीआईटीएस है उसमें आ सकते हैं कि जो एटीआई की फुल फॉर्म क्या है, आरबीटीआई क्या है, सीएमए की फुल फॉर्म क्या है, तो इन सबको आपने याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनएसटीआई, जैसे आप सबको पता है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कब से नेम हुआ, कब से इफेक्ट हुआ? 2018 में। 2016 में कह दिया गया था इनका नाम चेंज कीजिए, लेकिन 2018 में इसमें इफेक्ट आया, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब आईटीआई सबको पता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आप सबको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है एनएसटीआई डब्ल्यू, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वुमेन। अब ये कौन से हैं, कब से इनका नाम हुआ? 2018 में। जितनी भी हमारी आरबीटीआई थी उनका नेम चेंज कर दिया गया, या फिर मैं यूं कहूं जितने भी नेशनल लेवल पे वुमेन इंस्टीट्यूट थे उनका नाम एनएसटीआई डब्ल्यू कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आईटीओटी। आईटीओटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, या फिर यूं कहें इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। अब जब इसका नाम रखा गया तो अब था इसका नाम इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। समहाउ इसको इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स भी कहा जाता है। अब इसका नोटिफिकेशन कब आया? 2012 के अंदर डीजीटी की जो मीटिंग हुई थी, जो कमेटीज थी, उनकी मीटिंग के अंदर फैसला लिया गया कि आईटीओटीज का निर्माण किया जाएगा। आईटीओटीज क्या होती हैं? मैं आपको सिंपली बताऊं, जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो सीआईटीएस कोर्स कंडक्ट कर रहे हैं, उनके साथ साथ जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, लाइक अगर मैं यूपी की बात करूं तो लखनऊ के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है आईटीओटी, वो स्टेट गवर्नमेंट का है, वो प्राइवेट नहीं है, उसका नाम भी आईटीओटी होगा। ठीक है, वो नेशनल लेवल का नहीं है, इसके लिए उसका नाम नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। ठीक है, लेकिन उसका नाम क्या रखा गया? इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। कब इसका नाम रखा गया? 2012 में। कब इनको बनाने का फैसला लिया गया? 2012 के अंदर। तो ये आपने याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए आईटीओटी कब बनी, तो 2012 में। ठीक है, 2012 में इसका नोटिफिकेशन आया, इनको बनाने का फैसला लिया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सीएफआई। मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा सीएफआई क्या होते हैं। तो सीएफआई होता है सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट। अब जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो सेंट्रल लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारे जितनी एनएसटीआई है, एनएसटीआई डब्ल्यू है, ठीक है, इनको स्टेट गवर्नमेंट फंड कर रही है, तो ये होंगे सीएफआई, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट। ठीक है, हमारी एनएसटीआई एनएसटीआई डब्ल्यू इसके अंडर आती है। ओके, अब बात करें एफटीआई की, फॉरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? जमशेदपुर और बेंगलोर में, सिर्फ 2 जगह ये अवेलेबल है जो हमारे ग्रुप इंस्ट्रक्टर हैं उनकी ट्रेनिंग देने के लिए। आफ्टर इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग 5 साल या 3 साल का कुछ एक्सपीरियंस लगता है, उसके बाद आप इनकी ट्रेनिंग ले सकते हो। ठीक है, तो ये कहाँ अवेलेबल है? जमशेदपुर और बेंगलोर के अंदर। एफटीए की फुल फॉर्म फॉरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ईपीआई। अब जो हमारा एटीआई ईपीआई था देहरादून, उसका नाम चेंज कर दिया अब एनएसटीआई। अब जितने भी हमारे मैंने बताया ना, आरवीटीआई थी, एनवीटीआई थी, एटीआई थी, इन सब का नाम अब है एनएसटीआई, सिंपल एनएसटीआई। ठीक है, तो ईपीआई की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें काफी जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोर्सेज है वो हाई लेवल के हैं, तो इसका नाम पहले था एटीआई ईपीआई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब इनका नाम है एनएसटीआई। ठीक है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आगे बढ़ते हैं एनवीटीआई। एनवीटीआई क्या था? नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब ये इनका नाम क्या रख दिया गया? एनएसटीआई डब्ल्यू। तो जो मोस्टली कॉलेजेस थे ये वुमेन के थे। ठीक है, नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे वुमेन के थे। ठीक है, तो इनका नाम कर दिया गया एनएसटीआई डब्ल्यू। अब वही बात आरवीटीआई की, तो रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन। वुमेन के लिए जो रीजन के अंदर इंस्टीट्यूट बनाए गए थे उनको पहले आरवीटीआई कहते थे, तो अब उनका नाम एनएसटीआई डब्ल्यू रख दिया गया। ठीक है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब सीओई। सीओई की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। ठीक है, ये कौन चलाते हैं इनको? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर जो हमारे उनके एचआरडी, वो इन सेंटर्स को कंडक्ट करती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब AITT। अब हम बात करते हैं एग्जाम्स की। हमने अपनी बात की इंस्टीट्यूट्स की, बात की स्कीम्स की, बात की। अब करते हैं एग्जाम्स की कि CITS में कौन सा एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, अप्रेंटिसशिप के लिए कौन सा एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो देखते हैं AITT, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट हम सीधा कह जाते हैं ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट फॉर CTS, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट फॉर CITS, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट फॉर अप्रेंटिसशिप। ठीक है, लेकिन इनका नाम रहेगा ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, क्योंकि ये ऑल इंडिया में एक ही टेस्ट लिया जाता है। ओके, तो AITT हमारा ट्रेड टेस्ट होगा। अब उसके बाद AICET। अब ये किसके लिए यूज किया जाता है? ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब अगर मान लो किसी ने CITS के लिए अंदर एडमिशन लेना है तो वो क्या होगा? वो AICET एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेगा, उसको अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, अगर CITS में एडमिशन लेना हो तो AICT का प्रयोग होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। AITICI, फिर से बोलता हूं AITTCI। ठीक है, AITTCI। अब ये क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट फॉर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर। जैसे मैंने आपको बताया ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट फॉर CITS, तो इसी तरह हम कह देते हैं ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट फॉर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर। जो CITS के एग्जाम्स होते हैं उनको यहाँ पे AITTCI कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें CBT की, जो हमारे AITT में या फिर AICET के अंदर लिए जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, ये ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, तो ये आपने याद रखना है CBT की फुल फॉर्म क्या होती है। अब NTC। NTC क्या होता है? नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। अब ये किसके लिए है? जब हमने ITI पास कर ली, CTS स्कीम के अंदर हमने जो कोर्सेज किए हैं उसके लिए हमें सर्टिफिकेट दिया जाता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। कौन देता है? NCVT। ठीक है, तो ये सिर्फ NTC होता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए, यानी कि ITI के लिए। सिंपली मैं कहूँ तो ITI के बाद हमें दिया जाता है। अब बात NAC की। NAC क्या होता है? नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। अब जिन्होंने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ली है उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, उनका नाम होता है NAC, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। अब बात करें हम NCIC की। NCIC क्या होता है? आप सभी किसी ने सुना भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट। आप कभी काफी स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि जो हम अगर आप CITS कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा NTC, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। CITS कंप्लीट करने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसका नाम होगा नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये CITS के लिए है, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है और आपके लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप CITS कर रहे हो तो आपको पता ही होना चाहिए कि हमारा सर्टिफिकेट का नाम क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब NCIC ये कॉपी हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। CBC। CBC क्या होता है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम। अब ये DGT के कुछ टर्म्स हैं जो DGT तैयार करता है इन बेस पे।
सॉरी, डीजी के थोड़े टर्म्स हैं जो डीजीटी यूज करता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड कैरिकुलम। अब मान लो कोई करिकुलम बना रहा है तो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होना चाहिए। मतलब जैसा हमारा जो ट्रेड का पूरा सिलेबस है, जितने भी ट्रेड ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन साइंस, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये टर्म्स यूज करती है डीजीटी, सीबीसी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड कैरिकुलम। अब एमओयू क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब डीजीटी की साइट पे जाओगे तो आपको इनके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। फिलहाल हम फुल फॉर्म इनकी याद करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब डीएसटी, ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। अब आपने देखा हुआ आईटीआई के अंदर काफी ट्रेड ऐसी हैं जो ड्यूअल सिस्टम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा डीएसटी का, कहा जाएगा ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। अब टीई, टीई किसको डिनोट करता है? टेक्निकल एजुकेशन को। सिंपल बात, टीई जहां यूज हो, टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, डीटीसी, डीटीसी क्या होता है? डिजाइनिंग ट्रेनिंग कैरिकुलम। जब हमारे ट्रेनिंग कैरिकुलम को डिजाइन किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिजाइनिंग ट्रेनिंग कैरिकुलम, डीटीसी। ये चीज आपने याद रखनी है, नोट कर लीजिए अपनी बुक के अंदर, अपनी कॉपीज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आईटी। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप सिंपली कहोगे, लेकिन हम यहाँ यूज करेंगे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो सकता है, कंडीशन के हिसाब से वेरी कर सकता है। आईटी का क्या होगा? इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, या फिर अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यह डीजी की टर्म है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हमने बात की डीजीटी की टर्म्स की, एग्जाम्स की। ठीक है, हमने हमारे जो एग्जाम्स की बात की, टेस्ट की बात की, कॉलेजेस की बात की। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट्स की। काफी स्टूडेंट्स को ये परेशानी रहती है, ये दुविधा रहती है कि जो मान लो टीटी का फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, डब्ल्यूसीएस क्या होता है, वीसीएस क्या होता है, तो वो सब मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा टीटी, ट्रेड थ्योरी। ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, जो ट्रेड थ्योरी आईटीज के अंदर मेन सब्जेक्ट है हमारा, बिकॉज विदाउट थियोरेटिकल नॉलेज यू कांट डू प्रैक्टिकल। ओके, विदाउट थियोरेटिकल नॉलेज के हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, तो ये हमारा मेन सब्जेक्ट है आईटीएच के अंदर, ट्रेड थ्योरी। नेक्स्ट हम बात करें टीपी की। अगर हम टीपी का कहीं देखो तो क्या होगा उसका मतलब? ट्रेड प्रैक्टिकल। ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, प्रैक्टिकल आप सीखने जाते हो, स्किल सीखने जाते हो, तो ट्रेड प्रैक्टिकल भी आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट बात करें हम WCS की या फिर WC&S की। तो ये क्या होता है? वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस। ये हमारे कोर स्किल्स के अंदर आते हैं। कोर स्किल मतलब ट्रेड के साथ साथ जो हमारी अलग स्किल्स हैं उसके अंदर। ठीक है, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस। अब काफी जो 1 ईयर की ट्रेड है या फिर नॉन इंजीनियर ट्रेड, उनको पता नहीं होगा वर्कशॉप, कैलकुलेशन, साइंस क्या होता है, WCS क्या होता है। तो इसके अंदर हमारा मैथ रहता है इंक्लूड, साइंस रहती है। तो ये सब जो मोस्टली जो इंजीनियरिंग ट्रेड है उनके लिए यूज किया जाता है, उनके सिलेबस के अंदर आता है, उनके कैरिकुलम में आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। VCS, अब जो हमारी आईटी रिलेटेड ट्रेड्स हैं या फिर 1 साल की ट्रेड्स हैं, उनके लिए है वोकेशनल कैलकुलेशन एंड साइंस। ये भी कोर स्किल्स के अंदर आता है, तो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, VCS की फुल फॉर्म होती है वोकेशनल कैलकुलेशन एंड साइंस। नेक्स्ट हमारा एडी, जितने भी हमारे मैकेनिकल ट्रेड्स हैं उनके लिए कैरिकुलम इंक्लूड है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, ये भी कोर स्किल्स में आता है, तो ईडी, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। ओके, आगे बात करें हम ES की, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये भी कोर स्किल्स के अंदर आता है। जो हमारी 2 साल की ट्रेड्स है आईटीआई के अंदर, उनके लिए सिर्फ 1 साल ये रहेगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 1 साल का इसके अंदर पूरा सिलेबस है। ओके, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ES। आगे हमारे बात आते हैं CITS की, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। ये हमारा मेन सब्जेक्ट है CITS का। अब मैं CITS का मेन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हमारे कैरिकुलम में, वो पहले हम पढ़ चुके हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, ट्रेड प्रैक्टिकल हम पहले कर चुके हैं, ट्रेड थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मेन जो हमारा सब्जेक्ट है CITS के लिए वो है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। ठीक है, शिक्षण पद्धति। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, TM किसके लिए यूज किया जाएगा? ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा POT, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। अब पहले हमारे ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी को ही POT कहा जाता था। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ICT। ये जो हमारे ICT रिलेटेड जितने भी है ना, जैसे मतलब यूनिट 11 हमारी ICT, इंफॉर्मेशन सॉरी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना, ऐसा नहीं है कि आपके बुक में से ही आ जाएंगे।
इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके आईटी से रिलेटेड है, लेकिन बाहर से सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपने इन सबको याद रखना है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, एक्सपेंडेबल फॉर्म फॉर आईटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक एक्सपेंडेबल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट है आईटी, जैसे मैंने आपको बताया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शॉर्ट टर्म है आईसीटी की, ठीक है, तो भी आपने याद रखना है, नोट कर लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है डीएलपी, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। अब हमारी जो डीएलपी है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, डीजीटी का, उसके लिए भी ये यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो यूनिट लेवल है उसका नाम ही है आईसीटी एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। तो इसका भी आपने याद रखना है, डीएलपी की फुल फॉर्म होती है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। अब सीएएल, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज थे, सीएल क्या होता है, तो वो होता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ठीक है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर से जो लर्निंग की जाए, स्टडी की जाए, पढ़ाई की जाए, उसको क्या कहेंगे, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। सिंपल सी बात, जिसके अंदर कंप्यूटर इन्वॉल्व रहे, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पीपीटी। पीपीटी, अब हमारा जो आईसीटी का चैप्टर है उसके अंदर पीपीटी भी इंक्लूड है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाए, तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। इसका भी पूछा जा सकता है कि पीपीटी क्या होती है, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट एलसीडी, अब ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं आईसीटी जो हमारा चैप्टर है ना उससे के अंदर। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आपने याद रखना है, आईटी के स्टूडेंट्स को मेनली याद भी होगा, अगर नहीं है तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपके ट्रेनिंग मेथोलॉजी के अंदर ही आप पूछे जा सकते हैं आपको सीआईटीएस एग्जाम के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एलसीडी की बात की हमने, अब उसके बाद एलईडी, लाइट एमिटिंग डियोड, ठीक है, लाइट एमिटिंग डियोड एलईडी की फुल फॉर्म होती है। एचडीएमआई, एचडीएमआई जो केबल होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो एचडीएमआई केबल का हम यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई वर्क के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एचडीआर, हाई डायनेमिक रेंज, ठीक है, हाई डायनेमिक रेंज का क्या मतलब हुआ, अगर आप कोई फोटो सिंपली ले तो उसके अंदर सिर्फ आपको सामने वाली चीज दिखेगी, ठीक है, लेकिन एचडीआर फोटोज में क्या होता है, आप 360 डिग्री अपनी जितनी भी फोटोज है अपना पूरा सराउंडिंग उसके अंदर कवर कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है हाई डायनेमिक रेंज, ठीक है। एचडीआर की फुल फॉर्म होगी हाई डायनेमिक रेंज। ये भी आपने याद रखना है किसके लिए यूज होती है, कौन सा एक फॉर्मेट है, 360 डिग्री पूरी फोटोज को कवर करने के लिए, ओके। अब बात HTML की, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये क्वेश्चन भी आपके पीओटी के अंदर जरूर आएगा, ट्रेनिंग मेथोलॉजी के एग्जाम में आपका जरूर आएगा। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। साथ के साथ आप नोट करते रहिए, मैं आपको ये पीपीटी अवेलेबल करवा दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से भी मिल जाएगी आपको, लेकिन साथ के साथ नोट कीजिए ताकि आप इनको अच्छे से याद कर पाए, ठीक है, क्योंकि 120 प्लस हमारे पास फुल फॉर्म्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप दोबारा दोबारा उनको पढ़ोगे, ठीक है, इसलिए आप साथ के साथ इनका लिखते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, www, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ये आपने याद रखना है, वर्ल्ड वाइड वेब, www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब की। अब दूसरा पीडीएफ, ये भी हमारा आईसीटी रिलेटेड क्वेश्चन है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, एक जनरल क्वेश्चन भी है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना बहुत ज्यादा, जो टेक्नोलॉजी का यूज है बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो आपको कहीं भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, बेटा पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, सिंपली कहो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, आप सब अपने चार्जर, मोबाइल मोबाइल के चार्जर यूज करते होंगे, आप अपने जो अडोप्टर है उसके अंदर पुट करते हो, जो होता है ना स्लॉट होता है, उसको हम यूएसबी कहते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। या फिर हमारी जो माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है, जो पेन ड्राइव है, उनके अंदर भी जो स्लॉट बने होते हैं वो होते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि यूएसबी, ठीक है। आजकल टाइप सी भी यूज होने लगे जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हमारे मेनली जितने डिवाइसेस है पुराने, उनके अंदर यूएसबी का यूज होता है, ठीक है, लेकिन जितने भी नए लैपटॉप्स कंप्यूटर्स आप देखोगे उनके अंदर टाइप सी आप यूज कर सकते हो, और जो हमारे नए मोबाइल्स भी आ रहे हैं उनके अंदर भी टाइप सी पोर्ट ही यूज हो रहा है चार्जिंग के लिए, क्योंकि उसमें काफी फास्ट चार्जिंग होती है। खैर आगे बढ़ते हैं, अब सीडी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं, ठीक है। कंपैक्ट डिस्क, कंपैक्ट डिस्क सीडी की फुल फॉर्म होती है, नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकता है,
आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, IT रिलेटेड एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको आपने याद रखना है। सीडी की बात की तो डीवीडी की बात करेंगे। डीवीडी होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। वर्सेटाइल का क्या मतलब होता है, एक से ज्यादा काम कर सके। आप उसके अंदर अपनी जो मूवीज हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, गेम जो है गेम्स डाल सकते हो, विंडोज डाल सकते हो, ताकि एक जो बूटेबल डिस्क बना के आप विंडो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये वर्सेटाइल डिस्क हो गई, या फिर सिंपल डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। तो आप इनको याद रखना है। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीपीयू सबको पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिनको नहीं पता नोट कर लीजिए। काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं होगा, ठीक है, जिन्होंने कंप्यूटर बेसिक्स नहीं किया अभी तक, नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके, बहुत मेन है आपका ये। नेक्स्ट है DARPA। ये क्या है आखिरकार, किसी ने नाम नहीं सुना होगा इसका, तो ये है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। अब जो हमारा फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूज किया गया था वो किसने किया था, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने किया था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। हो सकता है फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछी जाए, लेकिन पूछ सकते हैं कि कौन सी कंपनी ने, एजेंसी ने पहली बार इंटरनेट का यूज किया था, ठीक है। तो डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। आगे बढ़ते हैं। अभी आपका जो ट्रेनिंग मैथोलॉजी का एक चैप्टर है, ठीक है, उसके अंदर स्वोट आपको देखने को मिलेगा। भारत स्किल क्वेश्चन बैंक के अंदर इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और एग्जाम में भी आपके कम से कम 2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। नोट कर लीजिए, बड़ा बड़ा लिख लीजिए। स्वोट की फुल फॉर्म क्या आती है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। आगे देखते हैं एडी। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का आएगा, 2 नंबर पक्के कर लीजिए अपने, ठीक है। एडी की फुल फॉर्म होती है एनालाइज, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। पहली बात बताऊं, ये आपके स्टेप हैं, ठीक है, 5 स्टेप हैं आपके इंस्ट्रक्शन मॉडल के अंदर, लेकिन फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालाइज, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, ठीक है। अब यहाँ मैंने इम्प्लीमेंटेशन की स्पेलिंग गलत की हुई, आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। O&M, ये हमारी यूनिट है, ऑर्गेनाइज एंड मैनेजमेंट। ये शॉर्ट टर्म यूज की जा सकती है आपके एग्जाम में, O&M से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑर्गेनाइज एंड मैनेजमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें हमारे सीवी की। सीवी क्या आता है, क्यूरिकुलम विटाई। जैसे हमारा रिज्यूम होता है ना, उसी तरह हमारा सीवी भी होता है, क्यूरिकुलम विटाई। इससे रिलेटेड आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि रिज्यूम और सीवी में क्या फर्क होता है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ बताने बैठूंगा तो सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। WIM फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पक्का आएगी, रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल, रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। पहली बात LO क्या होता है, हमारा लर्निंग आउटकम्स। ये क्वेश्चन रिलेटेड है हमारे NSQF से, ठीक है। NSQF किस पे बेस है, लर्निंग आउटकम्स पे। पहले जितनी भी स्टडी होती थी वो लर्निंग इनकम्स पे बेस होती थी कि क्या क्या हमें पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन हम NSQF इंप्लीमेंट होने के बाद लर्निंग आउटकम कि क्या क्या चीज हमें करनी आनी चाहिए, कितनी नॉलेज होनी चाहिए, कितनी स्किल अच्छे से कर पा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आएगा लर्निंग आउटकम्स के अंदर। याद रखना, आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन कहीं भी, ठीक है। अब याद रखिएगा, NSQF सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए नहीं है। अगर आप एकेडमिक एजुकेशन ले रहे हो ना, 10th के स्टूडेंट है ना, उनके मैथ्स के ऊपर भी लिखा हुआ कि NSQF लेवल 2 के अंदर आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है NSQF, ध्यान से देखिए, रिसर्च कीजिए, सारी चीज के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होगा लर्निंग आउटकम LO, ठीक है। अब WIM की बात करते हैं। LP हमारा लेसन प्लान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। LP आपकी शॉर्ट टर्म यूज की जा सकती है। उसके बाद हमारा IS इंफॉर्मेशन शीट, लेसन प्लान से हमारा रिलेटेड है इंफॉर्मेशन सीट, ओके। नेक्स्ट हमारा डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, या फिर मैं कहूँ डेमो प्लान, ठीक है। DAP हम यूज कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के लिए। नेक्स्ट ऑपरेशन शीट, ठीक है, ऑपरेशन शीट किससे रिलेटेड है, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान से, तो ये भी आपने याद रखना है, OS यूज हो सकता है। नेक्स्ट असाइनमेंट शीट, AS असाइनमेंट शीट, ये शॉर्ट टर्म से आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, असाइनमेंट शीट्स। देन जॉब शीट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जॉब शीट। देन ये तो थी बात हमारी जो ट्रेनिंग मेथोलॉजी की इंपॉर्टेंट थे, ठीक है।
अब आपको एज ए वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, एज ए इंस्ट्रक्टर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, और आपको अपनी मिनिस्ट्री के बारे में ना पता हो, आपके डिपार्टमेंट के बारे में ना पता हो, आपकी पोस्टिंग के बारे में ना पता हो, ये तो सही नहीं है, ठीक है। तो इनकी फुल फॉर्म्स के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, हम रैंकिंग वाइज इनकी बात करेंगे। डीजीटी के डायरेक्टर जनरल की बात करेंगे, उसके बाद कौन सा ऑफिसर है वो आते हैं, उसके बाद कौन से आते हैं, उसके बाद कौन से आते हैं, तो इन सब का हम रैंक वाइज फुल फॉर्म जानेंगे, ठीक है। नोट करते रहिएगा, 1 2 3 लिख लीजिए उसके ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे डीजी। ध्यान दीजिएगा, मैं डीजी किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे डीजीटी की, ठीक है, जो ये डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। डीजी डायरेक्टर जनरल ये हमारे डीजीटी के हैं। इनके अंडर वर्क करते हैं हमारे डीडीजी। डीडीजी मतलब डिप्टी डायरेक्टर जनरल, ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, नोट कर लीजिए, डिप्टी डायरेक्टर जनरल। अब हमारे बात आती है जेडी की। अब जेडी आपके इंस्टीट्यूट में भी होंगे, वो कौन होते हैं, जॉइंट डायरेक्टर, जो सारा मोस्ट ऑफ द वर्क आपकी जो विजिट करना हो वो सारा देखते हैं, ठीक है, जॉइंट डायरेक्टर जेडी। अब बात आती है डीएस की, तो वो क्या होता है, डिप्टी सेक्रेटरी। जेडी के अंडर काम करने वाले डिप्टी सेक्रेटरी, ठीक है। अब अंडर सेक्रेटरी भी होते हैं, तो उनकी कोई शॉर्ट टर्म ऐसी बनी नहीं, तो आप याद रखिएगा कि डिप्टी सेक्रेटरी के अंदर होते हैं अंडर सेक्रेटरी, ओके। अब नेक्स्ट डीडी। डीडी कौन होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है। जॉइंट डायरेक्टर के नीचे कौन आएगा, डिप्टी डायरेक्टर, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब उसके बाद एडी। एडी मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर के नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट टीओ। अब हम सब बात करें हमारे जितने भी ऑफिसर्स थे। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे ऑफिसर्स है जो हमें अभी पढ़ाई करवा रहे हैं, वो कौन होंगे, ट्रेनिंग ऑफिसर्स। अब ट्रेनिंग ऑफिसर्स हमें स्टडी करवा रहे हैं, उसके साथ साथ ट्रेनिंग ऑफिसर डीजीटी के ऑफिस में भी होते हैं। ध्यान रखिएगा, डीजीटी के ऑफिस में भी ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं, जो मान लो उनके अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग उनके ऑफिस हैं, वो अलग अलग कार्यभार संभालते हैं, ठीक है। कोई अपनी एग्जाम से रिलेटेड कार्यभार संभाल रहा है, कोई हमारे सर्टिफिकेट से रिलेटेड संभाल रहा है, कोई कब स्कूल खुलने हैं, कब कॉलेजेस खुलने हैं, इन सबके अलग अलग ट्रेनिंग ऑफिसर बने हुए हैं। तुम्हारा जो डीजीटी का ऑफिस है दिल्ली के अंदर, ठीक है, आईटी पूषा के अंदर, दिल्ली पूषा के अंदर, तो वहाँ ये अलग अलग ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं। साथ के साथ ट्रेनिंग ऑफिसर्स हमारे एन स्टेज के अंदर भी आपको मिलेंगे, ठीक है। अब बात करें हमारे जीआई की, ग्रुप इंस्ट्रक्टर या फोरमैन की हम बात करें, काफी स्टूडेंट को फोरमैन के नाम से भी जानते हैं। आईटीआई के अंदर 3 4 ट्रेड्स का ग्रुप बना के जिनको हैंडल करे, जिनको जानकारी दे, उनकी हेल्प करें, वो होता है ग्रुप इंस्ट्रक्टर। इनका काम क्या है, जो इंस्ट्रक्टर हैं, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर हैं, यानी कि मैं बताऊं आपके ऊपर जो काम करेंगे वो होंगे ग्रुप इंस्ट्रक्टर, ठीक है। आपको भी आप वो नॉलेज देंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे, वो जो आपके ट्रेनेज है उनका भी देखभाल करेंगे, उनका काम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब जीआई के अंडर कौन आते हैं, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, सॉरी गलती से वीओ लिखा गया, लेकिन यहाँ आएगा वीआई आएगा, ठीक है, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, जो आप बनने जा रहे हो सीआईटीएस पास करने के बाद, ठीक है। तो अब ये बात थी हमारे ऑफिसर्स की। अब कुछ ऐसी ट्रेड्स है जिनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ये जो मैंने लिखा हुआ है फुल फॉर्म ऑफ पॉपुलर ट्रेड्स, पॉपुलर ट्रेड्स मैं नहीं कह रहा, ये डीजीटी ने अपनी प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है कि ये हमारी मोस्ट पॉपुलर ट्रेड्स हैं, फेमस ट्रेड्स हैं, ठीक है। उनको रैंक वाइज मैंने यहाँ लिखा है। कुछ ट्रेड्स है जैसे इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन, उनकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, तो मैंने उनको यहाँ नहीं लिखा, लेकिन सबसे आप जो मेन पॉपुलर ट्रेड है वो है इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन सबसे ज्यादा फेमस है। तो फर्स्ट है हमारी कोपा, सेकंड पे जो आती है कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट। कोपा बहुत ज्यादा फेमस है, काफी इंस्टीट्यूट भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो भरे ही पड़े हैं, ठीक है, काफी ट्रेड्स हैं, काफी कैपेसिटी है, ठीक है। कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। लेकिन सीएस से सेंट्रल जो हमारे एनएसटी है उनके अंदर किस नेम से जाना जाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सीएसए के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। कोपा और सीएसए, कोपा हमारा टर्म यूज होता है आईटीआई के अंदर, सीएसए एनएसटीआई के अंदर, ओके। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। लेकिन इसका नाम सीएसए क्यों रखा गया, क्योंकि ऐसे 3 से 4 ट्रेड्स हैं जो आईटी रिलेटेड है, ठीक है, जो आईटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। तो उन सब का कंबाइन करके हमने क्या किया, एनएसटीआई के अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एक ट्रेड बना दी कि चारों ट्रेड्स आप एक साथ पढ़ाई कर सकते हो एनएसटीआई के अंदर, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं ईएम की। ईएम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, काफी फेमस ट्रेड है, काफी इंपॉर्टेंट ट्रेड है, एनएसटीआई के अंदर भी आपको ट्रेड मिलेगी ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ओके। अब एमडी मैकेनिकल डीजल,
ये भी काफी पॉपुलर ट्रेड है, मैकेनिकल डीजल। डीजल की जितनी भी गाड़ियां हैं उनको रिपेयर करने के लिए जो मैकेनिक होते हैं वो इसी के अंदर तैयार किए जाते हैं। एमएमवी, मैकेनिक मोटर व्हीकल, जितने भी मोटर व्हीकल है उनके मैकेनिक एमएमवी में ट्रेन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी काफी पॉपुलर ट्रेड है। उसके बाद डीएमसी, ड्राफ्टमैन सिविल, नक्शे बनाने वाले काम ड्राफ्टमैन करते हैं। ड्राफ्टमैन सिविल और मैकेनिकल अलग अलग है, लेकिन मैकेनिकल इतनी फेमस नहीं है जितनी की ड्राफ्टमैन सिविल। तो ये टॉप 10 के अंदर डीजीटी ने लिस्ट जारी किया कि ये डीएमसी भी हमारी टॉप 10 के अंदर आ रही है। ओके, अब डीसीएम। डीसीएम क्या होता है? ड्राइवर कम मैकेनिक, जो ड्राइवर का काम भी करे और मैकेनिक का काम भी करे, दोनों काम साथ साथ करे, वो होगा डीसीएम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आरएसी, ये भी काफी पॉपुलर ट्रेड है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। जो हमारे रेफ्रिजरेटर, जो हमारे फ्रिज ठीक करते हैं, एसी ठीक करते हैं, उनके मैकेनिक को क्या कहा जाता है? उनके ट्रेड को क्या कहा जाता है? आरएसी। ओके, शॉर्ट में कहा जाता है आरएसी। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए क्योंकि आप इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हो भाई। ठीक है, तो आप इन चीजों का ध्यान रखना है आपने। ओके, अब आज के लिए इतना ही। आई थिंक मैंने 120 प्लस 125 प्लस आपको फुल फॉर्म शॉर्ट टर्म्स बताई। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए उनके बारे में। अगर आपको कुछ भी पता ना चला हो, अगर कुछ चीज मैंने मिस कर दी हो, या फिर आपको किसी चीज में ज्यादा जानकारी हो, प्लीज कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले। साथ के साथ अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, आप कमेंट कीजिए। कल सुबह 11 बजे हम एक सेशन कंडक्ट करेंगे। जो भी डाउट हो आप वहां पूछिएगा कि ये मैंने क्यों बोला, ये चीज अब नहीं बनी थी, तो हम पूरा उस पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे हम लाइव मोरली डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, और जूम ऐप पे 40 मिनट की रिजेक्शन होती है, इसलिए हम वहां पूरा सेशन कंडक्ट नहीं कर सकते। तो ये रिस्ट्रिक्शन है हमारी कुछ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैंने ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, डाउनलोड कीजिए, पढ़िए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपनी जो आईटीआई के ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए। क्योंकि हमारा फर्ज बनता है, एज ए इंस्ट्रक्टर हमारा फर्ज बनता है कि दूसरों को भी, अगर हमारे पास कोई जानकारी है तो हम दूसरों को भी दें। ठीक है, क्योंकि इसमें जितना भी था, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, हमारी ट्रेनिंग मेथोलॉजी, हमारे सिलेबस, हमारा जो प्रोस्पेक्ट था उसमें से, डीजीटी की साइड से, निम्मी की साइड से, एनसीवीटी की साइड से, एमआईएस पोर्टल से, और जो एनएचडीए की साइट है, ठीक है, उन सब से टोटल मिला के जितना भी कुछ था हमारा आईटीआई सीटीआई से रिलेटेड, जितनी फुल फॉर्म्स थी, शॉर्ट टर्म्स थी, सब इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, पीडीएफ शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने ट्रेनिंग ऑफिसर्स के साथ शेयर कीजिए। उनसे पूछिए क्या ये चीज सही है। जो जो मैंने आपको बताया, भले मैंने 500 मॉडल आईटीआई की बात की, मैंने वर्ल्ड बैंक की बात की, मैंने आईटीओटी की बात की, जो मैंने एनसीवीटी की बात की कि जो उनका नाम पहले एनसीवीटी नहीं था, उनसे पूछिए। अगर सही लगे तो आप मुझे फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, वहां मुझे फीडबैक दीजिए। ठीक है, और जो हमारा स्किल मास्टर यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, ये पीडीएफ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप भी आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, मॉक टेस्ट, ट्रेनिंग मैथोलॉजी के लिए, सीएससी के लिए, सिविल टेक्नोलॉजी के लिए, और कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं कॉस्मेटोलॉजी के लिए, और ड्राफ्टमैन सिविल के लिए। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए कंप्लीट हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई थिंक मैंने बहुत सेशन लंबा कर दिया, तो थैंक्स। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू ऑल। और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट चीज, सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट। आपको पता है अनलॉक 2.0 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आपको बाहर जाने की परमिशन दे दी गई है, लेकिन आप अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। ठीक है, कल कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आरोग्य सेतु ऐप क्या होता है, तो मैं बता दूं आपको। आरोग्य सेतु ऐप आप इंस्टॉल करोगे तो उसमें अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको बता देगा नियर बाय आपके कितने कोरोना पेशेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐप है, बिल्कुल सेफ है, आप इसको इंस्टॉल कीजिए। बाहर जाने से पहले ब्लूटूथ ऑन रखिए अपना। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके, अगर पास में अगर आपके कोई 100 मीटर 200 मीटर के दायरे में कोई पेशेंट है भी, तो आप उसका सेफ्टी प्रिकॉशंस का अच्छे से यूज कर सकें। ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, उस ऐप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, डाउनलोड करो, सेफ रहो, पढ़ते रहो, एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहो। ओके, थैंक यू ऑल, बाय बाय।